बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के इस स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद कुछ सुनाने के लिए वो बालकनी में आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से उसे ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई से उकता गया था। जंग के बाइस बम्बई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों मिल जाया करती थी, औरतों की अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती हो गई थी। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने इजाज़त थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी अना का सबब तो ये था कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं, और दूसरा ये कि फ़ौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और खूबसूरत नौजवान उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागापाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर और मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात बना चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मालूमात रखता था, जिनसे ये छोकरियां आम तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ़ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हेज़ल से बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे पर बुलाया था। हेज़ल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज़ सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये से जमाकर बाहर निकलती थी और लड़कपन से चलती थी, जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके रास्ते में बिछ चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वो इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज़्यादा माइल है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली अशिया की नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर। अपने कारनामों का जिक्र कर देती हैं, अपने बीते पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी लड़की में भी तो ये खासियतें हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। तो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी धोती निकाल कर दी, तो उसने कुछ देर सोच कर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था। लहंगा उतार कर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी तंग भींची भींची चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन समटीले गठे में छिप गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई, तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खिली, तो उसने चोली के दोनों सिरों को अपने हाथों में पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि गांठ सरासर फैल गई और इसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से नुमाया हो गई। लम्हा भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने इस घाटन लड़की के सीने पर नरम नरम गुथी हुई मिट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट,
वही धड़कन, वही गोलाई, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताज़ा बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों में, जो बिल्कुल कुंवारी थी, एक अजीब व गरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक रही थी। उसके सीने पर ये ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर जल रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में सराबोर हो चुके थे, एक गदले ढेर की सूरत में पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिपटी हुई थी। उसके नंगे बदन की गर्मी उसके जिस्म में ऐसी हलचल सी पैदा कर रही थी जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गर्म हमामों में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। दिन भर वो रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के गडमड हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी की छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही। वो बदबू थी या खुशबू, उसे समझ नहीं आता था। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से जो बदबू भी थी और खुशबू भी, रणधीर के पूरे सरापा में बस गई थी। सारी रात वो सोचता रहा था कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज़ इतनी करीब ना होती अगर उसके जिस्म से ये बू न उड़ती। ये बू उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रेंग रही थी। उसके तमाम नए पुराने महसूस रात में रच गई थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से हम आहंग कर दिया था। दोनों एक दूसरे में मगदम हो गए थे, उन बेकरार गहराइयों में उतर गए थे जहाँ पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी तस्कीन से महफूज हो जाता है। ऐसी तस्कीन जो लम्हाती होने पर भी जाविंदा थी, मुसलसल तयग्गुर पजीर होने पर भी मजबूत और मुहतहकम थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले खला में माइले परवाज रहने पर भी दिखाई देता है। उस बू को जो उस घाटन लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी वो उसका तज्जिया नहीं कर सकता था। जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सोंधी सोंधी बू निकलती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही तरह की थी। उसमें लैवेंडर और इत्र की अमेजिश नहीं थी, जो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के जिस्मानी ताल्लुकात की तरह असली और मुकद्दस। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। नहाने के बाद वो हमेशा बगलों वगैरह में पाउडर छिड़कता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे वो बदबू जाती रहे। लेकिन ताज्जुब है कि उसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन नहीं आई, बल्कि अजीब किस्म की तस्कीन का एहसास हुआ। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो उसे पहचानता है, उसके मानी भी समझता है, लेकिन किसी और को नहीं समझा सकता। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल इसी तरह नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थी। उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई हुई थी, जैसे बारिश की बूंदों का हल्का फुल्का गुबार नीचे उतर आया हो। बरसात के यही दिन थे जब मेरे कमरे में सागवान का सिर्फ एक ही पलंग था, लेकिन अब इसके साथ एक और पलंग भी था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन लंबे थे, मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के हमरा सितारों की तरह उसका गुबार सा इसी तरह उतर रहा था, लेकिन फिजा में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के पत्तों पर बारिश की बूंदे का रक्स देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की जिस्म को चादर से छिपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब करीब सो गई थी। उसकी सुर्ख रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे उतारे कपड़े भी पड़े थे। सुनहरी फूलदार जंपर, अंगिया, जंगिया और दुपट्टा सुर्ख था, गहरा सुर्ख, और इन सब में हिना के इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। लड़की के स्याह बालों में मुक्केश के जर्रे धूल के जर्रों की तरह जमे हुए थे।
चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकेश के इन जर्रों ने मिलजुल जुल कर एक अजीब रंग बिखेर दिया था। बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग के जगह सुर्ख सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह सफ़ेद थी, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। बगलों के बाल मुड़े हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर उस लड़की की तरफ देख देख कर कई बार सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीले उखेड़ कर उसको लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थी तो उसकी पीठ पर और उसके सामने सीने पर नर्म नर्म गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थी और कमर के चारों तरफ कस कर बांधे हुए इजार बंद का निशान। वजनी और नुकीले जड़ाऊ नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थी, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज़ पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बेहद सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसमें हिना के इत्र की तेज़ खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफ़ेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे थे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की थी। इस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहटों का भी उसे पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटों ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज़ें सुनी थी, मगर वो आवाज़ कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के बदन में देखी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से ज़्यादा होती है, वो पुकार जो हल्का एक खाब से निकलकर बेआवाज़ हो गई थी। रणधीर खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल करीब ही पीपल के नहाते हुए पत्ते थरथरा रहे थे। वो उसकी मस्ती भरी कपकपाहटों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ मठीले बादलों में अजीबोगरीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आती थी। ऐसी पुरअसरार गुफ्तगू की तरह दबी लेकिन वाजह थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुदे मैदे की तरह मुलायम था, लेटी हुई थी। उसके नींद से माते बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती और जनों की हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की, जैसी बदहजमी के डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह उस लड़की के जिस्म पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे, और वो हिना के इत्र की उटपटांग खुशबू। रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बसी हुई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बना किसी कोशिश के अज खुद निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज़्यादा हल्की फुल्की और दबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं थी। वो खुद ब खुद नाक के अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फेरा, लेकिन कपकपी महसूस न हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बीवी थी, जिसने बीए तक तालीम हासिल की थी और जो अपने कॉलेज के सैकड़ों लड़कों के दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी हिस्स को ना छू सकी। वो हिना की खुशबू में उस बू को तलाश कर रहा था, जो उन्हीं दिनों में, जबकि खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, इस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी।